वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरे और इसका स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम एक्सरे को देखते हैं। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि लाइट की फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये चीज़ देखी थी। तो क्या इस प्रोसेस का इन्वर्स भी ट्रू होगा या पॉसिबल है? मीन्स कि इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में हमें मिल सकती है। तो यस, इन 1995 रोएंगटन फाउंड दैट when first electron strikes with matter a highly penetrating radiation are produced which were called X-rays। 1895 में रोएंगटन नामी एक साइंटिस्ट ने देखा कि जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मैटर के साथ स्ट्राइक कर देते हैं तो वहाँ से हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकलते हैं। इस हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन को एक्स रेज का नाम दिया गया। अब स्टूडेंट, एक्स रेज जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसकी वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है। अब स्टूडेंट, एक्स रेज जो है इस पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता। मीन्स कि जब एक्स रे को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पास करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में पास होंगे, वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह एक्स रे जो है ये क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट होंगे। जिस तरह हर एक वेव किसी स्लिट से या किसी बैरियर से डायफ्रैक्ट होती है, तो एक्स रे जो है ये क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट होते हैं। ये तो थी स्टूडेंट एक्स रे के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स। अब आगे हम एक्स रे की प्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली देखते हैं कि एक्स रे प्रोड्यूस होने के लिए थ्योरेटिकल फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है। सो according to the electromagnetic theory, when an accelerated charged particle radiate electromagnetic radiation, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर सकता है। तो जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो कूलम्बिक इंटरेक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाएगा। मीन्स कि उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। तो ये रेडिएशन जो इस तरह के प्रोसेस से एमिट हो, इसको हम ब्रेमस्टॉलिंग रेडिएशन कहते हैं। ये ब्रेमस्टॉलिंग एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ब्रेकिंग रेडिएशन। अब स्टूडेंट, इसकी हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखते हैं। ये हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है। इस इवैक्यूएटेड ट्यूब के एक साइड पे एक टारगेट लगा हुआ है, दूसरे साइड पे एक फिलामेंट लगा हुआ है। अब इस फिलामेंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह इस साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ फिलामेंट से आगे एक कैथोड रखा हुआ है। अब ये जो टारगेट है, तो टारगेट का एक साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाया हुआ है। स्टूडेंट, जब ये फिलामेंट हीटअप होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो जब ये फिलामेंट हीटअप होगा तो थर्मियोनिक इमिशन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, चूँकि इस कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, ये कैथोड जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे ये टारगेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये जो वी आपको नज़र आ रहा है, वी इस टारगेट और कैथोड के दरमियान एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट करेगा। तो मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी के साथ इस टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। तो जब इस इलेक्ट्रॉन इस टारगेट के ऊपर हाई एनर्जी के साथ स्ट्राइक करेंगे तो इस टारगेट से एक्स रे रेडिएशन निकलेंगे या एक्स रेज
निकलने शुरू हो जाएंगे। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास थी एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब अगर हम इसका एटॉमिक व्यू देख ले, अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एटम्स है, इसके दरमियान में ये न्यूक्लियस है और इसके अबाउट ये इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है हाई स्पीड के साथ इस एटम के अंदर आएगा तो न्यूक्लियस के करीब से ये क्या हो जाएगा, चूंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाएगा। उस स्लो डाउन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एक्सेलरेशन आ जाएगी तो उस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इमिट करेंगे, तो जो कि हमारे पास एक्सरे कहलाएंगी। तो याद रखिएगा कि एक्सरे, ये जो हम एक्सरे डिस्कस कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन है। तो स्टूडेंट ये हमने इसका एटॉमिक व्यू देखा। अब ये एक्सरेज, इसकी नेचर क्या होगी, अगर जितने इलेक्ट्रॉन फास्टर होंगे उतने ही ये एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी या ये ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। अब या इलेक्ट्रॉनों की अगर एनर्जी ज़्यादा होगी या उस टारगेट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा या ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले टारगेट होगा तो एक्सरेज की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पे याद रखने हैं। अब हम देखते हैं एक्सरे का स्पेक्ट्रा कि स्पेक्ट्रम, एक्सरे के स्पेक्ट्रम में कौन सी वेवलेंस आएंगी या उसका जो प्लॉट होगा वो किस तरह होगा। तो एक्सरे के स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हम दो टारगेट्स ले लेते हैं, टंगस्टन और मोलिबेडियम। तो ये दोनों टारगेट्स को जब हम इलेक्ट्रॉनों के साथ बम्बार्ड करेंगे और हम यहाँ पे मुख्तलिफ पोटेंशियल डिफरेंस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास ये दो प्लॉट्स आएंगे। अब स्टूडेंट इन दोनों प्लॉट्स को हमने समझना है, लेकिन इन दोनों प्लॉट्स में दो फीचर्स ऐसी हैं जिसको क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो फिर जो फीचर क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी उसके लिए फिर हम क्वांटम थ्योरी यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे इस प्लॉट्स को समझना है जहाँ पे दो टारगेट्स हैं, टंगस्टन और मोलिब्डेनम। तो ये दोनों टारगेट्स हैं, इस पे इलेक्ट्रॉनों को बम्बार्ड किया जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस की या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू 20 किलोवोल्ट रखी, तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम आया। फिर हमने जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू 30 किलोवोल्ट रखी तो हमारे पास ये एक्सरे स्पेक्ट्रम आया। फिर जब 40 किलोवोल्ट तो हमारे पास ये एक्सरे स्पेक्ट्रम आया। फिर 50 किलोवोल्ट तो ये एक्सरे स्पेक्ट्रम आया। स्टूडेंट यहाँ पे वाई डायरेक्शन में या वाई एक्सिस में हमने इंटेंसिटी को रखा हुआ है और यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में हमने वेवलेंथ को रखा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट्स हैं। अब स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो हर एक प्लॉट एक मिनिमम वेवलेंथ से शुरू होता है और फिर वेवलेंथ वहाँ पे इंक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे देख लें तो ये इस प्लॉट्स के मुतालिक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके यहाँ पे जो दो फीचर है जिसको क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, उसमें फर्स्ट फीचर ये है। सो फिगर शोज इंटेंसिटी वेवलेंथ प्लॉट X-rays produced at a given accelerating potential V vary in wavelength। ठीक है, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो किसी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पे या गिवन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे वो वेरी करता है, वहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ है। लेकिन एक ख़ास लिम्डा मिनिमम से कम वहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं है। यहाँ पे देख ले, इस प्लॉट के अंदर भी यहाँ पे लैम्डा मिनिमम है, इस प्लॉट के अंदर भी यहाँ पे लैम्डा मिनिमम है, इस प्लॉट के अंदर भी लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम से नीचे कोई भी रेडिएशन नहीं है। मींस कि लैम्डा मिनिमम वो मिनिमम वैल्यू है जो कि एक्सरे के लिए हो सकता है, तो उससे या तो ज़्यादा होंगी। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी सारी जब फोटान की सूरत इख्तियार कर लेगी तो फिर हमारे पास ये कंडीशन आएंगी।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी। जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में एक्सेलरेट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वी होती है। यहाँ पे वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है और ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये सारी काइनेटिक एनर्जी फोटॉन्स में कन्वर्ट होती है तो फोटॉन की एनर्जी तो ये होती है ई इज इक्वल टू एच वी मैक्सिमम। यहाँ पे वी मैक्सिमम ये कोरिस्पॉन्ड करता है लैम्डा मिनिमम को। तो जब ये एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक हम इसको इक्वलाइज करेंगे तो ये हमारे पास यूँ आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट हमने वी मैक्सिमम की वैल्यू लगा ली जो कि सी डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम है। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ मिनिमम होगा। दिस इज इक्वल टू वी। यहाँ से हम लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये हमारे पास आ जाता है एच सी डिवाइडेड बाय वी। स्टूडेंट यहाँ पे ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखना है कि लैम्डा मिनिमम की वैल्यू बराबर है एच सी डिवाइडेड बाय वी ई। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है और ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। इस फार्मूले को हम कहते हैं डोनी हार्ड फार्मूला। ये दो साइंटिस्ट डोनी हार्ड ने ये फार्मूला डिराइव किया था। अब स्टूडेंट अगर हम पिछले वाले प्लॉट में देख लें तो ये हमारे पास जिस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम आप लोगों ने देखा था वो कंटिन्यूस था। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरे स्पेक्ट्रम भी यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख ले मोलिब्डियम के केस में अगर आप यहाँ पे देख ले तो मोलिब्डियम के केस में यहाँ पे दो पीक्स मिलते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स इस दो पीक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब ये दो पीक्स इसका ओरिजिन कहाँ है, ये क्यों आते हैं, तो इसके लिए हम आगे क्वांटम थ्योरी की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। So the second feature which is not explained by the classical physics is, in case of molybdenum, intensity peaks occur, which means X-ray are produced at certain wavelength. Classical electromagnetic theory cannot explain such peaks. अगर हम यहाँ मोलिब्डियम के केस में देखें तो दो पीक्स अगर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी खास सर्टन वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमा हमें क्यों मिलते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो लिहाजा हम इसको क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि एक फीचर रह गया जिसको हम क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट ये जो स्पेक्ट्रम हमने देखा ये वाला, ये कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम है। तो एक्सरे स्पेक्ट्रम हमारे पास दो किस्म के होंगे, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ हम अभी तक हमने कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम पढ़ा। तो एक कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम बनता है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, और कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम टारगेट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये डिपेंड करता है तो सिर्फ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये एक्सरे स्पेक्ट्रम के मुतालिक दो पॉइंट्स है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब दूसरा एक्सरे स्पेक्ट्रा की दूसरा टाइप जो है वो है एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रा, या इसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। स्टूडेंट इसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टारगेट की नेचर पे डिपेंड करता है, हर एलिमेंट के लिए ये डिफरेंट होगा। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम हमने, अगर आपको याद हो तो हमने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा था। तो लाइन स्पेक्ट्रा में हमारे पास लाइंस आती हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता या कंटिन्यूस प्लॉट नहीं आता, किसी किसी जगह पे लाइंस आती है। तो अब इस लाइन स्पेक्ट्रा इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो लाइन स्पेक्ट्रा हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे शेल के दरमियान। अब शेल्स क्या है, तो हमने एटम के अंदर शेल्स पढ़े, n इज इक्वल टू 1। बोहर थ्योरी में हमने n इज इक्वल टू 1 स्टेट को हमने ग्राउंड स्टेट कहा था, तो n इज इक्वल टू 1 को हम k शेल कहते हैं। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 को हम l शेल कह देते हैं, n इज इक्वल टू 3 को हम m शेल कहते हैं, और n इज इक्वल टू 4 को हम n शेल कहते हैं, और इसी तरह n इज इक्वल टू 5 को हम o शेल कहते हैं, और इस तरह आप आगे भी इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रा किस तरह बनता है इसको आप लोगों ने देखना है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के शेल में है
और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो इलेक्ट्रॉन इस के शेल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके इस के शेल इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, इस एटम से निकाल देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे एक वैकेंट पोजीशन रह जाएगी या एक होल रह जाएगा, एक वैकेंसी रह जाएगी। तो अब स्टूडेंट ये यहाँ पे ये वैकेंट पोजीशन है। अब इस वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए इससे जो अपर लेवल है एल शेल है, या इससे अपर कोई भी शेल हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, या एन हो सकता है, या ओ हो सकता है। तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए अपर किसी भी शेल से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इस शेल को फिल कर देगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ गया, तो इस सूरत में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा, और ये इस एनर्जी की मिकदार एक्सरे रेडिएशन के बराबर होगी। तो लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन अपर शेल से लोअर शेल में ट्रांजिशन करेगा तो वहाँ से एक्स रेज इमिट होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने ये दो पॉइंट्स लिखे हैं कि व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एटम इट नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल एंड हेंस ए वैकेंट पोजीशन इज क्रिएटेड। In order to fill such vacant position, an electron from some upper shell moves to this vacant position and hence emitting X-rays. अब स्टूडेंट यहाँ पे देख ले, अगर हम इसको एनर्जी लेवल डायग्राम से शो करें तो ये हमारे पास K शेल है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस L शेल से आएगा K शेल में, तो जो लाइन इमिट होगी उसको हम K अल्फा कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन M शेल से इस के शेल में आता है तो जो लाइन इमिट होती है उसको हम के बीटा कह देते हैं। इसी तरह अगर हम एल शेल की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन इस एल शेल पे किसी आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको हम एल अल्फा, एल बीटा, और इसी तरह ये हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाएगा। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे के सीरीज, तो एक्सरे के लाइन स्पेक्ट्रा में हमारे पास मुख्तलिफ सीरीज बनती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं के सीरीज। तो के सीरीज की जो लाइंस होगी उसको हम के अल्फा, के बीटा, के गेमा, के डेल्टा से डिनोट करेंगे। अब ये लाइंस कहाँ से आएंगी? दीज लाइंस विल बी राइजिंग व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम एल एम एन लेवल टू के लेवल। जब इलेक्ट्रॉन के शेल पे किसी अपर लेवल से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहाँ पे के सीरीज बनेगी। मीन्स कि जब एल शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल पे आएगा तो वहाँ पे के अल्फा लाइन बनेगी। अगर एम से आता है तो के बीटा लाइन, अगर एन से आता है तो के गेमा लाइन, अगर ओ से आता है तो के डेल्टा लाइन बनेगी। तो ये हमारे पास एक के सीरीज बनेगी। इसी तरह एल सीरीज की जो लाइन्स है इसको हम एल अल्फा, एल बीटा, एल गेमा, एल डेल्टा कहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एस एल लाइन पे, जिसके लिए n = 2 है, किसी अपर शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा इस एल शेल में, तो यहाँ पे एल सीरीज बनेगी। अगर इलेक्ट्रॉन n = 3 या m से आता है n = 2 पे, तो वहाँ पे एल अल्फा लाइन बनेगी। अगर इलेक्ट्रॉन n = 4 से इस n = 2 में आता है तो एल बीटा, और इसी तरह एल गेमा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास m सीरीज है। तो m सीरीज की जो लाइन्स है m अल्फा, m बीटा, m गेमा, m डेल्टा, तो ये लाइन्स तब इमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी अपर लेवल NOP से ट्रांजिशन करता है M लेवल पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये देख ले, ये M लेवल है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी अपर लेवल से इस M लेवल में ट्रांजिशन कर लेता है तो यहाँ पे ये M सीरीज़ बनती है। तो स्टूडेंट इस तरह आप लोग N सीरीज़ भी लिख सकते हैं। तो होप सो आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, चूंकि एक्सरे हमारे पास वेव है तो लाजमी सी बात इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक एक्सरे फोटोन इमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन एल स्टेट से के स्टेट में ट्रांजिशन कर लेता है। तो एल स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 2, और के स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 1। तो जब इलेक्ट्रॉन ये ट्रांजिशन करेगा तो एक्सरे फोटोन इमिट होगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एल शेल में है, ठीक है स्टूडेंट, तो वो न्यूक्लियस पे जो चार्ज Ze है उसको एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन के शेल में भी है, तो उस
के शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एल शेल इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस की इफेक्टिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो Z-1 होगा। मीन्स कि एक जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगा, तो Z-1e ये इफेक्टिव चार्ज L इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। स्टूडेंट, बहुत थ्योरी से हमने एनर्जी के हमने रेडिएशन के लिए रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी उसके लिए हमने फार्मूला ये लिखा था। क्योंकि वहाँ पे Z था तो यहाँ उसी फार्मूले में हम यहाँ सिर्फ Z-1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो L इलेक्ट्रॉन है ये K इलेक्ट्रॉन की वजह से जो Z-1 ये इफेक्टिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ बोहर के फ्रीक्वेंसी फार्मूले में हमने यहाँ पे सिर्फ Z की जगह Z-1 लिखा। तो इन दोनों n=2 और n=1 इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होती है। तो जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट, इसको हम मूजले लॉ कहते हैं। मूजले एक साइंटिस्ट था जिसने ये फार्मूला डिराइव किया। अब यहाँ पे R रेडबर्ग कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है। अब स्टूडेंट, ये हमने n=2 और n=2 लेवल के अंदर ट्रांजिशन देखा। लेकिन अगर हम जनरली कह लें कि फॉर एनी ट्रांजिशन दिस मूजले लॉ कैन बी एक्सप्रेस एज V=A इंटू Z-B होल स्क्वेयर, तो किसी भी ट्रांजिशन के लिए हम मूजले लॉ को इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट A और B हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, तो ये हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये पॉइंट ये मूजले लॉ को आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है वो टारगेट के एटॉमिक नंबर Z जो है उसके साथ स्क्वायरली रिलेटेड है। V इज़ प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब स्टूडेंट, हमने ये लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा। तो लाइन स्पेक्ट्रा की ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि लाइन स्पेक्ट्रा टारगेट के नेचर पे डिपेंड करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, या एटॉमिक नंबर Z पे डिपेंड करता है। इसी तरह लाइन स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने पीछे देखा कि दो पीक्स बन रहे थे, तो ये दो पीक्स असल में ये दो लाइंस थी। लाइन स्पेक्ट्रम में ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट, एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रा की दो टाइप है, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोगों ने याद रखने हैं। और इसी तरह एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रा की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने याद करना है।